गुडविल की डेफिनेशन अगर हम बोले तो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन को हमें लेके चलना है। दिस इज बेसिकली एन इंटेंजिबल एसेट्स। और ये होती क्या है? ये होती है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल बोलूं तो एनवायरमेंट, गुड बिहेवियर ऑफ एन ऑनर, और बोलूं तो बेटर क्वालिटी, और बोलूं तो बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज, और बोलूं तो बेटर प्राइसिंग। मतलब सारे के सारे फैक्टर अगर आपके बिजनेस के फेवर में चले जाते हैं तो आपका बिजनेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होगा? आपकी गुडविल भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? हम पढ़ेंगे डेफिनेशन गुडविल की, हम पढ़ेंगे ईयर्स परचेज क्या चीज होती है, और हम पढ़ेंगे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स विच गिव राइज टू गुडविल, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थियोरेटिकली चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्कर का क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी सेट में पड़ेगा। 1 मार्कर का 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। मानिक ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो एवरीबडी इज हैविंग अ शीट नाउ। सबके पास नोट्स होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के पास है या नहीं है, ये बता दीजिए मुझे। क्या स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है? जिया, कैन यू सी दिस नाउ? Yes, sir. चलिए, ये है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब नॉर्मल जो आप कमा रहे हो, जो आम आदमी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं, फ्यूचर में कमाएंगे, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमने लगाई है गुडविल। गुडविल पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? गुडविल पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहाँ लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है, एंड गुडविल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ये दूसरी डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी वाली है। इट इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, वाइड बिजनेस कनेक्शन which a well established business has developed over a period of time as compared to a new organization। नई के मुकाबले अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, बेहतरीन कमा रहे हैं, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ठीक है। ये एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन है। अब जरा समझें कि गुडविल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। गुडविल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? देखिए, अगर हम एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर ऑलरेडी हैं, और हमें क्या करना है? चौथा पार्टनर ए बी सी है और डी फॉर डफर को हम एडमिट कर रहे हैं। तो जब डी फॉर डफर बिजनेस में एडमिट होगा तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे कौन देगा? पुराने पार्टनर देंगे, सेक्रीफाइस करके देंगे। तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, नया पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। तो जो नया पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा पुराने पार्टनर्स को। उस बेस ऑफ कंपनसेशन को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल की जरूरत पड़ती है हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कब जरूरत पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, गुडविल के बाद वाला टॉपिक है। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो जाए, चेंज इन पीएसआर के बाद वाला चैप्टर है। जब रिटायरमेंट हो जाए, जब डेथ हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, दो या दो से ज्यादा फर्म अमलगमेट हो जाए, तब हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो गुडविल की जरूरत पड़ती है कब? एज अ बेस ऑफ कंपनसेशन। किस कंडीशन में? व्हेन देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और किसी को उस रिकॉन्स्टिट्यूशन में गेन होता है, किसी को क्या होता है? लॉस। तो जो गेन करता है पार्टनर वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा? गुडविल बनेगा। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर और आगे की तरफ, तब एक बार गुडविल के बारे में और डिस्कशन लेके चलेंगे। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल जो मैं हर क्लास में लेता हूं, जैसे मान लिया जाए कि आन्या ने क्या किया? एक आम का पौधा खरीदा, HYV हाई यील्ड वैरायटी वाला पौधा। मालूम है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। पी स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन ही थे शायद वो। एनीवे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा साइंटिस्ट का। HYV का पौधा खरीदा इन्होंने, और अपने बाकी सारे दोस्तों को बोला कि भाई सुनो, मैंने एक पौधा खरीदा है, 500 रुपए कीमत है, अपने घर के आंगन में लगाऊंगी, 2 साल में बहुत शानदार फल मिलते हैं इसके। यू आर इंटरेस्टेड? तो ये भाई साहब सब लोग कहते हैं भाई नहीं नहीं नहीं, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नहीं करना। इसने अकेले उस पौधे को क्या किया? बड़ा किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तीसरे साल में उसमें भयंकर फल आने शुरू हो गए। ना एवरीबडी इज सो ग्रीडी कि भाई तेरे पौधे में तो फल आ गए हैं, हमें भी दे दे। इसने कहा ऐसे कैसे दे दूं? अगर, और फिर ये बोलते हैं तू तो कह रही थी 100 100 रुपए ले लो और पार्टनर उसमें ओनर बन जाओ हमारे, अब हम तुझे 100 रुपए देने को तैयार हैं, बना ले हमें पार्टनर इसमें।
तो क्या ये बना लेगी पार्टनर 100 रुपए दे के? नहीं बनाएगी। और अगर बनाएगी भी तो क्या करेगी? उसके जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है उसका कंपनसेशन लेने के लिए जो पैसा इसने लिया उससे कुछ ज्यादा लेगी। तो इसीलिए एडमिशन के केस में हम क्या करते हैं, एक तो कैपिटल लेते हैं नए पार्टनर से, और उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हम क्या करते हैं, उससे कुछ और लेते हैं। इसीलिए वहां शब्द होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल शब्द आएगा वो कहां पर यूज होता है? एडमिशन के केस में होता है, क्योंकि वो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन से थोड़ा ज्यादा मंगवाते हैं। और यहाँ इस चैप्टर में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं, तो सिर्फ गुडविल शब्द यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसने 3 साल 4 साल तक उस पौधे पे बहुत मेहनत करी। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी। एक बार क्या हुआ कि अगस्त की बकरी उसके पौधों के पत्तियों को खा गई। पौधा तो मर ही गया एक तरह से, लेकिन फिर भी उसने उस पौधे को बहुत मेहनत से बड़ा करा। और ये क्या करती थी, इतना डेडिकेशन था कि जब बारिश होती थी ना तो छाता देके पानी देती थी उसको। इतनी मेहनत से काम करती थी उस पौधे पे। समझ पा रहे हैं? इतना मेहनत करा उसने। तो 3 साल 4 साल तक उसने काम किया। अब जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो क्या फैक्टर लेके चलेंगे? ठीक है, हम लेके चलते हैं पिछले 3 4 5 साल का प्रॉफिट ले लिया जाए। जैसे अब मान लो ये एग्री कर रही है कि भाई हाँ, इनको हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बना लें। अब पौधे के एग्जांपल से बाहर चले आइए, बिजनेस के एग्जांपल भी चले आइए। शी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस को उसने रेपुटेड बनाया। बिजनेस क्योंकि अच्छा चल रहा था, ये चारों लोग भी कहते हैं भी हमें भी पार्टनर बना लो आप। अब पार्टनर बनाने के लिए इनसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेगी, और क्या लेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेगी। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसी होगी? दिस इज डिसाइडेड बाय ऑल द 5 पीपल हियर। पांचों के पांचों लोग क्या करके डिसाइड करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में। कैसे? उन्होंने बोला चलो पिछले 4 साल का प्रॉफिट ले लीजिए। 4 साल का प्रॉफिट लिया तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। बाकी पार्टनर कहते इतना कैपिटल तो हम नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने कहा चल ऐसा करते हैं, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एवरेज प्रॉफिट उससे कम लगता है। इसने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई करा इसे हम ईएस परचेज बोलते हैं। अब ये ईएस परचेज क्या चीज होती है और ये कैसे निकल कर आता है, समझिए। इसने 5 साल बिजनेस में लगाए और 3 साल बहुत डिफिकल्ट थे, उसमें इसने बहुत मेहनत करी। उसने कहा ठीक है एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन 3 साल में मल्टीप्लाई करूंगे कि वो मेरा स्ट्रगल का पीरियड था। तो वो ईयर्स परचेज 3 साल हो गया। अगर ये बोली 2 साल मेरा स्ट्रगल था तो ईयर्स परचेज 2 साल हो गया। तो ईयर्स परचेज जो होता है वो क्या होता है, म्यूचुअली डिसाइड होता है। देखें जरा, अपने अपनी शीट पे देखिए ईयर्स परचेज के बारे में क्या लिखा हुआ है। It is a struggle period, transition phase for a business during which a newly established business organization get converted into a well-established business firm and earns reputation in the market and industry. In other words, it means the period within which a business estimates that it will earn at least an average maintainable profit. तो ये जो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है ईयर्स परचेज, ये आपको जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर दिखेगा कि भाई गुडविल होगी 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स परचेज, ऐसे करके ये होगा। ये मल्टीप्लाई है। अगर क्वेश्चन में ईयर्स परचेज ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स एग्रीगेट प्रॉफिट। तो एवरेज में नहीं निकालना, 4 साल का प्रॉफिट जोड़ा गुडविल बन गई। ऐसा करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो थोड़ा आगे चलें, जरा जरा जानने की कोशिश करें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, गुडविल को राइज देते हैं। सबसे पहले हमने लिया क्या, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सारे के सारे पॉइंट, क्वेश्चन आता है हाउ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ अ फर्म। क्या जवाब लिखोगी बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर? हाउ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स द गुडविल। हाँ बढ़ गई है ना, बस ज्यादा एफिशिएंसी से गुडविल बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हाँ, मोर एफिशिएंसी से मोर प्रोडक्ट, मोर एफिशिएंसी से योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी हायर, एंड हायर द प्रॉफिट देन हायर द गुडविल। अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा तभी तो आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा गुडविल होगी आपकी। मानिक सुन पा रहे हो बात को? अच्छा, जरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब बचपन में हम पढ़ते थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। वो अपने बेटों की परीक्षा लेना चाहता है कि कौन सा बेटा जो है सबसे ज्यादा लायक है, उसको वो अपना सक्सेसर बनाएगा, ऐसा करके। तो सबको एक एक सोने का सिक्का देता है और 3 कमरे देता है, कहता है इन्हें भर दो। बड़ा वाला मार्केट में जाता है, कमरे में लकड़ियां भर देता है। दूसरा वाला जाता है, घास भर देता है। तीसरे वाले के लिए सस्पेंस है। पिताजी आते हैं,
पहले वाला जब दरवाजा खोलता तो भड़ाम भड़ाम लकड़ियां गिरती हैं बड़ों के ऊपर, माथे में चोट लग जाती है। दूसरा दरवाजा खोलते तो घास की बूंदें गिरती हैं, उसके ऊपर सारे का सारा घास दब जाता है। तीसरा बच्चा, उसने क्या कर रखा होता है, उस कमरे में एक दिया जला रखा होता है। बुजुर्ग ने क्या बोला था, कमरे को भर देना। किससे भर देना, ये तो बोला नहीं था। लकड़ी भरी महंगी होती है, घास भरी थोड़ी सस्ती होती है, और दिया सबसे सस्ता। तो टारगेट भी पूरी हुई और कॉस्ट भी कम लगी। हु इज एफिशिएंट नाउ? तीसरा वाला। तीसरा वाला एफिशिएंट हुआ ना, तो तीसरे को बना दिया सक्सेसर। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट होने से क्या होता है, आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट, आपके वेस्टेज नहीं होंगे, एंड यू हैव अ हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट तो योर हायर गुडविल। ऐसा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो पीपल विल कम एंड परचेज मोर एंड मोर फ्रॉम योरसेल्फ। मोर परचेज, मोर सेल, प्रॉफिट हायर। प्रॉफिट हायर तो गुडविल भी हायर। तो आपको कहीं ना कहीं से क्या लेके आना है, हायर प्रॉफिट पे लेके आना है, और फिर हायर गुडविल पे लेके आना है। ये नहीं बोलेंगे कि ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा तो गुडविल ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे। ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट से सेल्स ज्यादा, सेल्स ज्यादा से प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा से क्या ज्यादा, गुडविल हायर। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं हम लोग, किसकी? नेचर ऑफ बिजनेस की। अब जरा समझिए। हाँ, पीछे वाले थोड़े से सुनो, थोड़ा आवाज कम। ज्यादा अच्छा है कि आसपास बैठ जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या कभी किसी ने यूपी रोडवेज, दिल्ली ट्रांसपोर्ट, डीटीसी की बसों में ट्रेवल किया? लोकल बस में ट्रेवल किया? पंजाब रोडवेज की बस में ट्रेवल किया? ना जी ना। मैंने गया सर, एक बार गया। किसने किया? एक बार कौन? किया था। नाम तो बोलो, कौन हो तुम? और सर मैं नैतिक। अबे कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सर मैं नैतिक। हाँ, नैतिक। शाबाश, मुझे मिल गया, मेरी 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 स्टोरी का हीरो मिल गया आज। ठीक है। नैतिक जो है वो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द गुडविल। नैतिक जो है, नैतिक वो यूपी रोडवेज की बसों में गैस बाहर कर हमराज चूर्ण बेचता है। अरे नहीं सर, वो मैं बेचता हूँ। गैस बाहर कर हमराज चूर्ण बेचता है। अरे लोगों को गैस की समस्या होती है ना, चूर्ण खाओ गैस बाहर, वो वाला। ठीक है। और दूसरी तरफ कौन बनेगा? और दूसरी तरफ ऋषित है हमारी क्लास में, जो कि मुंबई में जावेरी बाजार में डायमंड मर्चेंट है। 1000 करोड़ यस। रुपए का टर्नओवर है। ठीक है। अब ये जो है कौन सा बंदा, नैतिक क्या करता है, बसों में चूर्ण बेचता है। कैसे बेचता है? भाई साहब सस्ता चूर्ण, 10 रुपए की 1 शीशी, 20 रुपए की 3 शीशी। और क्या उपाय होता है? सलाद बना के खा लीजिए, गैस हो जाए खा लीजिए, एक लीजिए सब गैस हवा। अच्छा, इस तरह से बेचता है 10 रुपए का। इतने चालाक होते हैं ऐसे बेचने वाले रोडवेज की बसों में। हमने तो बहुत ट्रेवल किया, आप लोगों ने ट्रेवल नहीं किया होगा, पता चल जाता है। खचाड़ा बसें होती हैं, कोई एसी वेसी कुछ नहीं होता, और किसी भी स्टैंड पे रोक देते हैं, कहीं भी चढ़ देते हैं, इस तरह से चलती हैं। और धुआंधार रफ्तार से चलाते हैं। और बीच बीच में जहां भी स्टैंड होता है ना, ये जैसे नैतिक हो गया, 2-3 लोग और आ जाते हैं। कोई चाट बेच रहा होता है, कोई नकली आइसक्रीम बेच रहा होता है, कोई गैस बाहर चूर्ण बेच रहा होता है। अब ये चूर्ण भी बेचता है। और पता क्या होते हैं, सामने वाले गेट से चढ़ते हैं, जब कोई खरीद नहीं रहा था, अच्छा भाई साहब 3 चाहिए, आ रहा हूँ। पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं होता। पीछे वाले सोचते हैं, आगे वाले सोचते हैं पीछे वाला खरीद रहा है। और जब आगे वाले खरीदते हैं, पीछे वाले कहते हैं ला भाई हमें भी खिला दे। और पता क्या करते हैं, हर एक बंदे को कहते हैं भाई साहब चक्के देखो जरा आप, सबके उसमें डालते हैं। कुछ नहीं, चाट मसाला होता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, देयर इज अ परसिस्टेंट चार्म फॉर इंडियन पीपल अबाउट गोल्ड। तो जब इसका चूर्ण नहीं बिकता, फिर ये क्या करता है, अपने हाथ से जेब से एक सोने का हार निकालता है। कहता है सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। कितना? 10 रुपए का एक हार, 10 रुपए का एक हार, 20 रुपए का एक हार, ऐसे करके बेचता है ये। और फिर क्या करता है, हार के साथ साथ जब कोई नहीं खरीदता, कहता है 2 झुमके भी उसके साथ मिल रहे हैं। जब कोई और नहीं खरीदता तो कहता है 2 चूड़ियां भी मिल रही हैं। सब क्या होती है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है। और बाई चांस पीछे से बोल पड़ा, डोरेमन बोल पड़ा कि भाई अगर इसका कलर वलर उतर गया तो पता है क्या करते हैं, बस का जो एक मिडिल में होता है ना, पाइप लगा रहता है, उसपे घिस 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 करके दिखाते हैं, देखो कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा करके 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दिन का वो कमा लेते हैं। नाउ टेल मी, नैतिक बाबा की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी, या ऋषित जो जवेरी बाजार में डायमंड मर्चेंट है, 1000 करोड़ रुपीज पर एनम का बिजनेस करता है, किसकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी? चूर्ण वाले की। हाँ, चूर्ण वाले की, डायमंड मर्चेंट की। क्यों भाई?
नैतिक की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी ना। बेचारा हर गाड़ी में उतरता है, गले में झोला डाल के चूर्ण बेच रहा होता है, मैम साहब खाओगी? जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। अबे कोई पॉलिटिकल स्टंट थोड़ी कर रहे हैं हम। बता कैसे? हाउ गुडविल ऑफ नैतिक इज हायर देन डायमंड मर्चेंट? पैसा पैसा प्रॉफिट। सर डायमंड मर्चेंट की ज्यादा होगी ना? बिल्कुल डायमंड मर्चेंट की ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि गुडविल आपकी क्या होगी। चूर्ण बेचने वाले की गुडविल अच्छी नहीं, डायमंड मर्चेंट की ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और डायमंड मर्चेंट से ज्यादा अच्छी किसकी होगी बताइए? अबे मानी मारे मत बोलो। ठीक है, एयरबस के मैन्युफैक्चरर की। और किसकी होगी? एलोन मस्क भाई साहब की। सीधा स्पेस में जा रहे हैं, 5-5 रॉकेट फोड़े दे रहे हैं अपने। तो आप देखेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है क्या? गुडविल। अगर आपका प्रोजेक्ट हाई एंड प्रोडक्ट है तो आपकी सेल्स प्राइस भी उतनी हाई होगी और प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। लग्जरी प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। जनपद की स्ट्रीट पे 100 रुपए में टी शर्ट खरीद रहे हो गुच्ची लिखी हुई, ठीक है, और शोरूम से खरीद रहे हो 7,000-8,000 की। अच्छा, मैंने एक देखा था, कुछ बच्चे मेरे पास आते थे पहले, वो सुपर ड्राई के कपड़े पहन के आते थे, सुपर ड्राई का बैग लेके आते थे। मैंने पूछा कितने का? 8,000 7,000। वैसे ही सुपर ड्राई में सुपर डाई लिखा हुआ 500 रुपए में मिल जाता था। किसकी गुडविल ज्यादा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इन दैट वे नेचर ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ अ प्रोडक्ट। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। बेटा अभी अब अगला पॉइंट पढ़ो। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? लोकेशन। आश्वी ने क्या करा? भंगेल में अपना मॉल खोल दिया। ठीक है, भंगेल पैराडाइज के नाम से। हाँ भाई साहब, तो तभी तो बोल रहे हैं आपसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे। सुनो, आपने बोल दिया गैस बार हमराज करण मानिक चूर्ण, ठीक है जी। अब तू उसे ब्रांड कैसे एंडोर्स करेगा? कि पतंजलि सिर्फ चूर्ण नहीं बेचता बेटा, बहुत कुछ बेचता है। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट। पतंजलि जो बेचता है उसे कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो एक चीज नहीं होती, उसमें दाल भी होता है, धनिया भी होता है, नमक भी होता है, तेल भी होता है, च्यवनप्राश, कुछ सब कुछ होता है। हाँ, कितना ज्यादा बेच लेगा? डायमंड मर्चेंट का कंपैरिजन कर लेगा? टर्नओवर की तो बात करो ना तुम। गुडविल सीधी रिलेटेड है टर्नओवर से, प्रॉफिट से, और उससे रिलेटेड है। कितना बेच लेगा चूर्ण? 10,000 का चूर्ण बेच लेगा, 20,000 का बेच लेगा। वहां तो एक डायमंड बिका, करोड़ों रुपए आ गए, बड़ी क्वालिटी का। तो अब आ रही है लोकेशन की। इन्होंने, आश्वी ने खोला क्या? भंगेल पैराडाइज के नाम से। ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे मॉल खोल दिया। जबरदस्त फुटबॉल है भाई वहां पर, जबरदस्त फुटबॉल। ठीक है ना? कहीं से कहीं से भी आए, ठीक है। और डोरेमोन ने खोला सेक्टर 18 में। ठीक है, सेक्टर 18 में इसने क्या कर दिया? एक और एक बड़ा सा करीब करीब 20,000 स्क्वायर फुट में एरिया लेके वहां पर भी इसने अपना मॉल खोल दिया। तो अब मुझे बताइए किसकी प्रॉफिट फुटफॉल ज्यादा होगा? भंगेल पैराडाइज में या सेक्टर 18 में? कहां ज्यादा होगा? सेक्टर 18 में ज्यादा होगा। खरीदने वाले लोगों की बाइंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो लोकेशन अच्छी होने से फुटफॉल ज्यादा होता है। फुटफॉल ज्यादा होने से क्या होता है? सेल्स ज्यादा होती है। सेल्स ज्यादा होने से क्या होता है? आपकी प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा होने से गुडविल ज्यादा। आई एम सो सॉरी नॉट टू हर्ट एनीबॉडी, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, गॉट इट। लोकेशन मैटर्स अ लॉट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस या गुड्स और सर्विसेज के प्राइस आपके बहुत रीजनेबल है, बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर। मोर कस्टमर होने से यू विल प्ले ऑन वॉल्यूम, और उससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट ज्यादा और गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर है एक्सेस टू सप्लाईज। ठीक है, एक्सेस टू सप्लाईज। दिशिता ने दिशिता ने बुलंदशहर में क्या कर रखा? स्टील मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा रखी है, स्टील बनाती है। इसका आयरन ओर, कोल वोल सब कहां? झारखंड से आता है। कोरोना में सब ठप। ठीक है जी। लेकिन अगर दिशिता ने वही फैक्ट्री झारखंड में लगा रखी होती,
एक तरफ कोल माइन और एक तरफ क्या, आयरन ओर, तो सप्लाईज में कोई दिक्कत होती। So if you have a good access to supply, regular access to supplies, then there is a lesser chance of discontinuation of your product. अच्छी सप्लाई एक्सेस होगी, रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छी होगी, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अनइंटरप्टेड रहेगा मार्केट में। और अगर वो अनइंटरप्टेड रहेगा मार्केट में, तो क्या होगा, उसकी सेल कंसिस्टेंट रहेगी, प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा, और आपकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गुडविल उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से। तो एक्सेस टू सप्लाई होने से क्या होता है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट की आपकी सप्लाई जो है, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू, देन व्हाट पीपल विल डू, दे विल बाय सब्स्टिट्यूट्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, उसे दूसरा खरीद लेंगे। भाई घर तो बनाना ही है, डोरेमोन ने घर बनाना है अपना, ठीक है, सुजुका और नोबिता को उसने बुलाना है उसमें उद्घाटन करने के लिए। अब उसको क्या मिल रहा है, स्टील ही नहीं मिल रहा दिशिता वाला, कहते नहीं 5 साल 2 साल 3 साल, वो थोड़ी इंतजार करेगा, वो किसी और का स्टील खरीद के घर बना लेंगे, ऐसा करके चलता है। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट जरा जानने की कोशिश करिए। मान लिया आपके पास रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लिया आपके पास क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, अमेजन जो है ना, अमेजन अपारो रिटेल्स लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आपने देखा होगा ना, कई सारे मोबाइल फोन अपारो लिमिटेड कई बेच, हर चीज वही बेचता है। तो उन्होंने टाई अप कर रखा है अमेजन के साथ कि जितनी भी चीजें होंगी आपकी, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बाकी छोटी मोटी चीजें दूसरों से। तो अपारो सेल्स लिमिटेड को कोई मार्केटिंग थोड़ी करने की जरूरत है, सारा सामान अमेजन बेचता है उसका। दिस इज फेवरेबल कॉन्टेक्ट, यू हैव कंसिस्टेंट सेल्स, यू हैव अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एंड यू हैव अ गुडविल एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स। अच्छा, बिहेवियर ऑफ ओनर एंड स्टाफ, बिहेवियर ऑफ ओनर ऑफ स्टाफ, मैं, हाँ, सपोज सपोज मानिक को क्या करना है, बनारसी साड़ियां खरीदनी है, ठीक है, साड़ियां खरीदनी है, कांजीवरम की और सब बढ़िया सिल्क की बहुत बढ़िया कढ़ाई वाली साड़ियां खरीदनी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, चांदनी चौक जाते हैं एक दुकान में और साड़ियां खरीदने के लिए जाते हैं। तो जब ये दुकान में जाते हैं तो दरवाजा बाहर की तरफ खोलते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। गार्ड कहता है, मूर्ख अंदर की तरफ खोल जाके दरवाजा। दरवाजा दरवाजा खुलता है, अंदर जाता है, भयंकर गर्मी, भीड़ भाड़, हाय तौबा मची हुई है। ठीक है, और क्या, तुम्हें भी तो ये एग्जाम्पल दिया था कल, शांति रखो। हाँ, अब दोबारा मत सुनो। अब क्या होता है, मानिक जब दरवाजा खोलता है तो गार्ड को बोलता है, भाई पानी वानी कुछ पिलाएगा कुछ, कहता हाँ क्यों नहीं पिलाएंगे, ठंडा चिल्ड वाटर लेता है, कहता ले पी ले, मुंह फेंक के मारता है। फिर पूछते चाय भी पिएगा, हाँ, हाँ। चाय भी पिएगा क्या, पिएगा चाय क्या, नहीं पिएगा। तो अंदर जाते हैं, कस्टमर आते हैं और उनको कुछ नहीं पूछते, ये बेचारा खड़ा खड़ा साड़ी देखते है, एक दिखता है, दो दिखता है, कहता भाई लेना है नहीं लेना, दफा धक्के मार के बाहर भगा देते हैं। अगली शॉप जो होती है दूसरी, जैसे मुझे रामचंद्र कृष्णचंद्र साड़ी स्टोर, वहीं चले गए जाके, कड़क सैल्यूट के साथ गार्ड खोलता दरवाजा, आइए सर, झुक के कहता है कोरियन वे में, मुशी मुशी करके बोलता है आइए अंदर आ जाइए। ठीक है? बहुत सुंदर सलोनी सेल्स गर्ल्स आती हैं, दोनों का कंपनी करती है, आइए सर आइए सर। ठीक है, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये शेक वो शेक, सारे शेक इनके आगे आ रहे हैं। ठीक है, एक साड़ी दो साड़ी, ठीक है, ये खुश होके करीब करीब 60 लाख की साड़ियां खरीद लेता है सहेली के लिए, इसको 10% डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, और बड़े प्यार से बोलते हैं फिर आइएगा। अब बताइए, कौन ना जाए ऐसे दोबारा वहां पर, किसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे बता, अपने दोस्त तनिष्क को या यक्ष को कौन सी दुकान में भेजेगा, ये बताएगा, देखो, पहली वाली में भेजेगा या दूसरी वाली में, पहली वाली में, पहली वाली में भेजेगा ना, और बोलेगा पहले ही जाते चाय मांगना। लड़के ऐसे ही होते हैं। ठीक है, दोस्त को फंसाते हैं फिर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा एक दोस्त ना बहुत कंजूस हुआ करता था, बहुत कंजूस। हम एक्सरसाइज के बाद कई बार क्या करते थे, अंडे खाते थे, उसके बाद क्या करते थे, जूस वगैरह पीते थे, ताकि अंदर चला जाए माल अच्छे से। अच्छा, वो क्या करता था, कुछ खर्चा नहीं करता था। हमने जूस वूस पिया, और कई बार उसका भी, और जब तक पैसे देने की बात थी बंदा गायब। तो एक बार प्लान बनाया सबने, ठीक है, सबने जितनी कैपेसिटी होती थी उतना पिया, 3-3 4-4 गिलास भर भर के पिया, अनार का जूस पिलाया, ये मिलवाया वो मिलवाया, बढ़िया कर दिया, दुकानदार बना बना के हैरान। ठीक है, और बड़े स्टाइल से, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, निकल पड़े वहां से, रह गया वो अकेला। ठीक है, भाई उस दिन उसकी बढ़िया रेड पिटी, जेब कमीज पैंट सब उतरवा ली थी उसकी। फिर हम वापिस आए और तब जाके हिसाब किताब बराबर करा। दोस्तों में चलता है ऐसा। ठीक है, ठीक है, लेकिन लड़कियों में शायद ऐसा नहीं चलता, किसी के साथ कुछ बोल दो 15 दिन तक मुंह सुझाए रहती है, और फिर कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, जाओ, दफा हो जाए हमारी आंखों के आगे से। ठीक है,
हम लोग क्या कर देते हैं, चल कोई बात नहीं यार, तू पीट ले यार हमें बस, लेकिन बातचीत करना बंद ना कर। और उनकी दोस्ती, कभी मिले 15 साल बाद में, यू डिच मी ऑन दैट डे, आई विल स्टिल नॉट टॉक टू यू। you know how you know how, how it hurt me on that particular day in 1921. चलो anyway, let's come to the point. सर आप So इतने पुराने हो? क्या बोले? आप इतने पुराने हो 1921 के? अरे तुम मेरे पुराने से बात मत कर, मैं तो एक एडजेक्टिव या मैं एक तरह से इस्तेमाल कर रहा था उस चीज को। तो अब हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, मार कुटाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रो ऐसे करके मिल लेते हैं, चलो ठीक है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तुम पीटते हो किसी एक दूसरे को? कभी पीटा किसी को? चाटे मारने के बाद बोला है चल तू मेरी पक्की सहेली है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या बात है यार। तो भाई सुनो, वही हो रहा है ना। हाँ, ऐसी होती, ठीक है। वो जो जो इस तरह की फीलिंग नहीं होती हो, मर्दानी लड़कियां होती हैं वो, ठीक है। चलो, अब आप सोचिए कि अगर आपके ओनर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, शानदार है, तो आपके पास बाय वर्ड ऑफ माउथ लोग आएंगे, सेल्स ज्यादा होगी, प्रोडक्ट प्रॉफिट ज्यादा होगा, और क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इट इज नॉट अ फॉर्मूला कि किसी के चार चांटे मारो फिर बढ़िया दोस्त बन जाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता। बट जनरली लड़के लोग क्या करते हैं, मैं स्टीरियोटाइप भी हो सकता हूँ, लेकिन हमने ऐसे फील करा, ऐसे महसूस किया, ठीक है, बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया, उसके बाद कभी मिलते हैं, एक कोई गलती से हेलो कह देते ना, अरे यार कोई बात नहीं भाई, सॉरी यार, हो गया, ठीक है, निमट जाता है मामला। यहाँ तो एजेस तक लड़ाई, नाती पोते होने वाले की बात भी कहते हैं, वो उसके साथ मत जाना, उसने मुझे बचपन में गाली दी थी। चलो, एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बारी आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, आफ्टर सेल सर्विसेज की, ठीक है। जैसे डोरेमोन ने क्या करा, एक मैट्रिमोनियल सर्विसेज को हायर किया और विवाह के बंधन में बंध गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। डोरेमोन, ठीक है, लेट मी कंप्लीट माय करियर। इसने मैट्रिमोनियल सर्विसेज में सर्विसेज ली, और वो पता चला कि वो असाइनमेंट फेल हो गया। अब ये कहते हैं मैट्रिमोनियल, मुझे दूसरी दिलाओ, ठीक है, कि तुम्हारा पहला जो असाइनमेंट था अच्छा नहीं था। तो ऐसा नहीं होता ना। आफ्टर सेल सर्विसेज हम दूसरी सेंस में बोलते हैं, आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला। अब देखिए, अमेज़न जैसी वेबसाइट जो होती है वो ट्रस्टवर्दी इसलिए मानी जाती है कि अगर आपको उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दीजिए, और अगर नॉन रिफंड है तो पैसा आपके पे अकाउंट में आ जाएगा, उससे आप कुछ और खरीद लीजिए। लेकिन वो बिना पूछताछ करे आपका सामान वापस कर देते हैं, एंड देयर इज अ क्रेडिबिलिटी फॉर दैट। एक दुकानदार, आपने सामान खरीदा, आपने बोला पसंद नहीं आया, या आपने बोला छोटा बड़ा हो गया, रिप्लेस कर देंगे, पैसा वापस। अगर मान लो जो जेन्युइन होते हैं शॉपकीपर्स, नहीं उनके पास प्रोडक्ट है, कहते सर आपका कितना पैसा था, ये लीजिए आपका पैसा वापस कर दिया, you will feel yeah the person is genuine. And again, in case of future, if you have any requirement, you definitely visit to that person. तो अगर आप की आफ्टर सेल सर्विस शानदार है, आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट है, तो क्या होगा, मोर कस्टमर थ्रू रेफरल, मोर सेल, मोर प्रॉफिट, एंड हायर द गुडविल, ऐसा करके चलता है, ठीक है। गुड कस्टमर रिलेशन। अभी यहाँ पर ना अट्टा की बात, कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक आदमी जूता जूता खरीदने के लिए गया। तुम समझ सकते हो क्या हुआ होगा। एक जूता दिखाया, दूसरा जूता दिखाया, तीसरा जूता दिखाया, 4 5 6, दुकानदार इरिटेट हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं लेना तो भाग जा। थोड़ी देर में वो बंदा लेके आया अपने दोस्तों को, दुकान में तोड़फोड़ मचाई, जूते जूते बजाए दुकानदार के ऊपर। अगर दुकानदार थोड़ा पेशेंस से काम लेता, प्यार से पोलाइटली बोलता, भाई पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना आपको, प्यार से पोलाइटली बोलता, तो शायद उसके दुकान में तोड़फोड़ ना होती। गलती कस्टमर की भी है, एंग्री हो जाते हैं कई लोग, नाराज हो जाते हैं, और वो किसी के स्वाभिमान को ठेस लग गई होगी, उसने कहा आओ तुम्हें बताते हैं हम, पूरी मंडली बुला लाया, ठीक है। और एक बार तो क्या हुआ कि इसी यही अट्टा की मार्केट में न्यूज आती है, नोएडा के न्यूज़पेपर में आती है, किसी ने कुछ सामान खरीदा होगा, 1 महीने आके बात बोलती है वो लेडी, ये बदल दो हमें तो पसंद नहीं आई जी। 1 महीने बाद उसने मना कर दिया, औरत को चुप गई, अपने खोतों को बुला लिया, उसने भयंकर धुनाई करी उसकी। तो गुड कस्टमर रिलेशंस जो होते हैं, आपके कस्टमर बार बार आएंगे, रिपीटेड कस्टमर होंगे आपके, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड यू विल अर्न, यू हैव अ हायर गुडविल। सबसे खतरनाक एग्जांपल है गुड लेबर रिलेशन का, जो मैं हर साल
ऑलमोस्ट बताता हूँ। मारुति ने एक कार लॉन्च करी थी, स्विफ्ट की डिजायर नई वाली, हैचबैक, कटे पिछवाड़े वाली गाड़ी जो होती है हैचबैक, वो उन्होंने क्या करा था, लॉन्च करी थी। सेडान और हैचबैक में क्या फर्क होता है? हाँ हाँ, सेडान जो होती है वो ऐसी होती है, ऐसे 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 ऐसे। हैचबैक ऐसी होती है, कटा पिछवाड़े वाली गाड़ी, हैचबैक बोला जाता है। नाम ही है हैचबैक, हैचबैक, इसलिए नाम आया है, ठीक है, ये नाम होता है उसका, हैचबैक होती है वो। तो डिजायर की हैचबैक, पहले डिजायर जो होती थी ना सिर्फ वो सेडान कैटेगरी की होती थी, हैचबैक लॉन्च करी। मानेसर का एक प्लांट था गुड़गांव में इनका, वहां पर प्रोडक्शन होता था। 6,000 गाड़ियां, नहीं 6,000 नहीं, हाँ मोर देन 6,000 कार पर मंथ वो लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन होना था। और 30,000, 50,000, 60,000 का टारगेट था। बुकिंग भयंकर चल रही थी बुकिंग, एवरीबडी वाज सो इंटरेस्टेड टू परचेज दैट। उस प्लांट में एक वर्कर था, उसकी बहन की शादी थी, उसने 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की छुट्टी मांगी उसने। अब जब उसने 15 दिन की छुट्टी मांगी तो क्या हुआ कि ऑर्डर ज्यादा हो गए, तो जीएम ने बोला नहीं नहीं 7 दिन की छुट्टी होगी। ऐसे आर्ग्यूमेंट हीटेड हो गए, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो अपने यूनियन वालों को बुला के ले आया। यूनियन वालों को बुला के जनरल मैनेजर डर गया, डर के वो कमरे में अपने टेबल के नीचे छुप गया। इन्होंने बहुत ज्यादा धमाका वमाका कर बाहर निकला, किसी ने आग लगा दी। अब आग लगा दी तो क्या हुआ, धुआं धुआं, अंदर जनरल मैनेजर रोस्ट हो गया, मुर्गा बन गया बेचारा, खत्म, डेड हो गया। अब भयंकर अनरेस्ट, प्लांट बंद रहा करीब करीब 6 महीने, 6 महीने प्लांट बंद रहा। 36,000 गाड़ियां वहां बननी थी, वो नहीं बन पाई। और उसके बाद क्या हुआ, करीब करीब 200 से ज्यादा वर्कर अरेस्ट हुए, और करीब करीब 2,000 वर्करों को नौकरी से भी निकाला गया। अभी कुछ नहीं, इनका टाइम है, वर्कर को नौकरी से निकाल दिया। इसका एडवांटेज पता है किसको मिला? होंडा की अमेज को। उसी समय होंडा ने अमेज लॉन्च करी थी। अब डिजायर की तो बुकिंग खत्म हो गई, वो तो मिल नहीं रही थी मार्केट में, सब्सिट्यूट गुड्स का इफेक्ट, तो इंतजार थोड़ी करेंगे। इसलिए नई दुल्हनिया को लाना है होंडा, मतलब डिजायर में, तो क्या करेगा, शादी पोस्टपोन तो नहीं करेगा नहीं बच्चा, तो इसने क्या करा, होंडा की अमेज खरीदी, उसमें दुल्हनिया ले आए अपने। तो आप समझ रहे हैं गुड रिलेशनशिप कितना मायने रखता है, लेबर रिलेशनशिप। सो इफ यू हैव गुड लेबर रिलेशनशिप, यू हैव अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, uninterrupted production, uninterrupted sale in the market, and then you have consistent profit. तो ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं, दे गिव राइज टू गुडविल। इनको हम थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किस पर, प्रैक्टिकल अप्रोच पर, कि हम गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। दो तरीके होते हैं, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन कैपिटल। जो बेस्ड ऑन प्रॉफिट है उसके 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। और बेस्ड ऑन कैपिटल जो होते हैं वो 2 तरह के, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और हिडन मेथड। हिडन मेथड हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। बाकी के सारे मेथड मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो हम शुरू के कुछ क्वेश्चन देख के कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। एक और चीज ध्यान रखना, मैंने जो भी मेथड लिखे हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट भी लिखे हुए हैं और उसके अंदर फॉर्मूला भी गिवन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? तो क्या किया, ओनली ईयर्स परचेज, पता है ना ईयर्स परचेज क्या होती है, विल बी गिवन अलोंग विद पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट्स। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पिछले 4-5 साल का टोटल करके, अगर 5 साल है तो 5 साल का एवरेज टोटल किया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 5 कर दिया। 4 साल है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। 3 इयर्स है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया। इस तरह से कहानी चलती है। सी द एग्जांपल नंबर 1। प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स वर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 5, 9, 3, 12, 14, 15, 150। 150 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। हाउ विल यू राइट गुडविल नाउ, 30,000 इंटू 3 कितना बनेगा गुडविल, 90,000। सो इजी, कितना आसान है करना, कोई मुश्किल काम तो बताइए। एवरेज प्रॉफिट इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्यों बाबा मानिक, तुम तो छोड़ के आए थे ना इसे, अब नहीं छोड़ोगे इसको? ठीक है बोलिए। यूजुअली नहीं होता, क्वेश्चन में लिखा रहता है, वो फॉलो करना होता है। कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। कंपनी का तो बेटा वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता, तो मजाक है। ये तो कंपनी का वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है बिल्कुल। अगला एग्जांपल देखिए, 10,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, लॉस 30,000, 40,000, 50,000। अगर लॉस आ गया तो उसे भी जोड़ेंगे नहीं, उसे माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 और 9 तो 11, 12, 12 में से 3 गया 3, 90, 95, कितना बना 18,000। और कितने साल का ईयर्स परचेज बोला है, 3 इयर्स का, तो योर गुडविल इज व्हाट, 54
1000। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान हम और रखते हैं कि जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर होगा उसे एक्सक्लूड करेंगे। जैसे आपका 4 साल का प्रॉफिट था 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, एक साल क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, अपने लैंड को बेचा और उस पर आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। नाउ लैंड को बेचकर प्रॉफिट कमाना इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? नहीं, अबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक साल आपकी फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से 2 लाख का लॉस हो गया, क्या उस लॉस को आप कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर वो प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा तो उसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। यानी कि जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो जो प्रॉफिट की फिगर लेंगे ना इंडिविजुअल ईयर की, दैट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज। अगर एबनॉर्मल लॉस है उसे एड बैक करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, उसको माइनस करके उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, क्यों करेंगे? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से मेरा प्रॉफिट अननेसेसरीली रिड्यूस हुआ था, उसको एड बैक करेंगे। और एबनॉर्मल प्रॉफिट से मेरा प्रॉफिट अबनॉर्मली इंक्रीज हुआ था, उसको माइनस करेंगे। समझ पा रहे हैं मानिक पीछे? तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने पेशे नजर है, पेशे खिदमत है। 80,000 2000 80,000 है आपके पास, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो क्या करना पड़ेगा मुझे से माइनस करना माइनस। पड़ेगा। बहुत शानदार बच्चे हो तुम। 1 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इंक्लूडिंग का मतलब है ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लॉस के केस में इंक्लूड का मतलब होता है माइनस हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर लेंगे। 90,000, हाँ हाँ प्लस करेंगे। 90,000 है 2009 का, एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट, इसका क्या करेंगे भाई? नहीं 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 नहीं, माइनस। अरे बेटा फैक्ट्री रेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो माइनस होना चाहिए था, नहीं माइनस किया तो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर लिखेगा इंक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट तो कुछ नहीं करना। इंक्लूडिंग मतलब फैक्ट्री रेंट तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, माइनस हो रखा तो कुछ नहीं करना। समझ पा रहे हैं पीछे? अच्छा आगे चलते हैं। 30,000 का इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर 70,000 लिखा है ना, और एंड इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 64,000। तो जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे और जो लॉस है सेल ऑफ प्लांट 64,000 उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड हियर इज योर आंसर। देख रहे हैं आपके सामने आंसर अगले पेज पे दिख रहा है, देखो, गॉट इट, कैन यू सी दैट, देखिए जरा। सो 70,000 120 80 24 294, एवरेज प्रॉफिट निकाला 294 अपॉन में 4 73,500। लास्ट वाला जो बेटा है उसमें एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट, इसमें क्या करिए 70,000 माइनस कर दीजिए। अब ना उसमें निशान नहीं लेकर रखा था, इसे ठीक कर दीजिए, अपने नोट्स में ठीक कर लीजिए। 70,000 माइनस करना है, 30,000 माइनस 70,000 करना है, गॉट इट। तो एबनॉर्मल गेन को क्या कर दिया, माइनस, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, प्लस, एंड यू गॉट योर आंसर। और ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 2, सो दैट्स योर आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए ओपन अप योर बुक्स नाउ, और अब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना शुरू करेंगे। हाँ बुक निकाल लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अब आप, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट और कुछ एबनॉर्मलिटीज पे बात करूंगा, और अगली अभी क्लास करना में, है? हाँ अभी और कब करना है, अभी करना है भाई, शुरू हो जाइए फटाफट से। सर एक डाउट था। था या है? सर है। बोलिए। अ, अगर जैसे आपने कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई, अगर हाँ कोई जी, एयरप्लेन की कंपनी और एयरप्लेन में आग लग गई, वो तो फिर अब दूसरा बंदा जब जो आगे नहीं वो नहीं उसका नहीं सुना, कस्टमर हो। एयरप्लेन की कंपनी है, एयरप्लेन में आग लग गई तो भाई वो एबनॉर्मल, देखो क्या एयरप्लेन आग लगने के लिए लगा बनाए जाते हैं? चलो नहीं। आओ ऐसे एयरप्लेन, जलते हुए प्लेन में हम सफर करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, एबनॉर्मल है वो। ओके सर। हमें एबनॉर्मलिटीज को हटाना है और बढ़ाना है, वो सब करना है। ठीक है, तो बुक का यस। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं खोलने के लिए? फर्स्ट 2.27 पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आप। अगर क्वेश्चन में लिखा है 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और लिखा है 2022-23, ऐसे लिखा हुआ है। कहते हैं कि एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स, तो भाई लास्ट 4 ईयर 1 2 3 4 ये बनेंगे लास्ट 4 इयर्स। और अगर बोले यहां रीसेंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है,
अगर बोला एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स या टोटल लास्ट 4 इयर्स या टोटल लास्ट 5 ईयर, एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर तो मतलब 1 2 3 4 इनका एवरेज, और एवरेज ऑफ 5 ईयर मतलब पांचों का, इनमें से जो भी कम या जो भी ज्यादा होगा उसका 100%, ये तो बोला गया है। तो जो वैल्यू निकलेगी वही गुडविल है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे, हो गया मेरे को 3। कराना सर, एक बार कराना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक बार दिखाओ। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अनु, बेबी और चेतन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट होगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट देखिए जरा, 253 200 प्लस प्रीवियस 3 ईयर बोले तो 288 प्लस 181 800 प्लस 187 200, ये प्रीवियस 3 ईयर का। और क्या बोल रहे हैं, एवरेज 3 कितना आया, 657 000 3, क्या वैल्यू आई 219 000 एक। दूसरा प्रीवियस 4 ईयर तो कितना हो गया 288, अबे रुक जा कोई बात नहीं लिखना, लेकिन लिख के दिखा रहे हैं, 188 100 प्लस 187 200 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 253 200 डिवाइडेड बाय कितना करना है 4, क्या वैल्यू आई, व्हाट इज द वैल्यू 912 910 200 डिवाइडेड बाय कितना 4, क्या वैल्यू आई 22755, कौन सा ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो गुडविल यही हो गया, दैट्स गुडविल। गॉट इट, नैतिक पता चल गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, यस सर। 3। 4 करिए, जल्दी से 4 करिए। क्वेश्चन करते समय अगर कोई प्रॉफिट ब्रैकेट में दे रखा है इसका मतलब लॉस होता है। सुनो, अगर बोले कि इनकम इंक्लूडेड है तो उसे माइनस करके ठीक करना है, अगर बोले एक्सपेंस इंक्लूडेड है तो मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड है उसमें से, तो उसको ऐड बैक करना होता है, वैसा करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 सबसे हुआ, होल्ड करिए, क्वेश्चन नंबर 4 4 छोड़ के बाकी सब हो गए। 4 क्यों नहीं हो रहा सर तुमसे, 6 5 और 6 भी। क्वेश्चन 4 कर लिया सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन, 4th व्हाट अबाउट क्वेश्चन 4 क्यों नहीं हो रहा तुमसे, क्या दिक्कत है उसमें, अरे डाउट जैसे बताना आपने क्या। 3rd कराया ना वैसे ही मैं कर रहा था, लेकिन आ ही नहीं रहा। बेटा समझ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट या 5 साल का प्रॉफिट जो भी ज्यादा होगा वो लेंगे और उस पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स परचेज। समझा वैल्यू को, नहीं समझा, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट वो निकाल लो, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट वो निकालो, उनमें से जो भी ज्यादा होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब गुडविल निकलेगी क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके सर। क्वेश्चन 5 में क्या डाउट है किसी का, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5। सर मुझे नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है बताइए, सर हो गया 4 हो गया। बुक दिखा, बुक 5 बता रहा हूँ, रुक जा यार रुक जा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि आपके पास 2019 31 मार्च वैल्यू थी 1,25,000, 31 मार्च 2020 वैल्यू थी 1,00,000, 31 मार्च 2021 वैल्यू थी 187,500 और 31 मार्च 2022 वैल्यू है 62,500, ये लॉस है। और 31 मार्च 2023 आपकी वैल्यू है 1,25,000। दिस इज योर स्टोरी। 2019-20 मतलब आपका आएगी वैल्यू इस साल में, इस प्लस साल में 25 ना। बोल रहा देयर इज एन आफ्टर चार्जिंग 25,000 एबनॉर्मल लॉस, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको एवरेज तो निकालना है, हाँ क्यों होगा बेटा, आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है,
और फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिजल्ट यहां निकलता है। ये कब शुरू होता है? ये 1 अप्रैल 19 को शुरू होता है, 31 मार्च 20 को खत्म होता है। इस साल नहीं डालेंगे उसको, ये तो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 होगा। 1920 का मतलब होता है ये वाला फाइनेंशियल ईयर, 1920 का मतलब होता है 31 मार्च 20 वाला ईयर। यहां करना है इसको, इसलिए गड़बड़ कर रहे हो। एग्जाम्पल 5 क्लियर है? सॉल्व कर दे। वैल्यू कितनी हो गई? 125। वैल्यू कितनी हो गई? 125। वैल्यू कितनी हो गई? 187,500। वैल्यू 62,500 और वैल्यू 125। बताइए टोटल कितना है इसका टोटल? देखो भाई 5 375, lakhs 5 लाख, 5 लाख पक्का। डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट कितना yes आ जाएगा? 1 लाख। गुडविल क्या हो जाएगी? 1 लाख इंटू कितना बोल रहे हैं? हाँ 3। 3 3 years. व्हाट इज योर आंसर? 3 लाख। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 6 सुनो, कैलकुलेटर मत यूज करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया? थोड़े बच्चे पीछे हैं अभी। 6 कर लिया तो करो ना। 6 में बताता हूं, रुक जाइए। हाँ हाँ बता रहा हूं, रुक जाइए यार। 6 तो होने दे पहले बच्चों का। Goodwill will be valued of the 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. Profit 30,000 after debiting loss of stock by fire जोड़ देंगे इसे। क्लियर है? तो 30 प्लस 40 करेंगे। 2022 लॉस 80,000 का इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। भैया ये बताओ, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय रोज रिटायर होते हैं? कभी कभी एबनॉर्मल है तो क्या करेंगे? वॉलेंट्री रिटायरमेंट को ऐड कर Add. देंगे, इससे ये प्रॉफिट बन जाएगा 30,000 का। प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसे माइनस कर देंगे। तीनों साल का प्रॉफिट ठीक हो गया, उसका एवरेज निकाल लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 6 हो गया। नव्या कर पाओगी क्वेश्चन 6? करिए। क्वेश्चन 6 हो गया भाई अगस्त बेटा। हाँ प्लस करेंगे उसको। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है आपका एबनॉर्मल एक्सपेंस है, उसे ऐड बैक करेंगे। अच्छा सुनो, आपको कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल नॉर्मल क्या है? आपकी शीट देखिए और जरा उसका पेज नंबर खोलिए। आपका शीट का पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 3, वो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे हुए देखो जरा खोल के, आने खोल के देखिए। पेज नंबर 3 दिख रहे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा है आपको? पूरी लिस्ट है। पेज, हाँ 3 नंबर पेज खोलिए। हाँ लिस्ट दे रखी है पेज नंबर 3 पे। बेटा लिस्ट देख लो ना एक बार, देख लो लिस्ट। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, लॉस ऑफ एसेट्स, लॉस ऑफ गुड्स। दे रखा है सारा का सारा, इट इज गिवन। ये सारे दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है? ये एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ऐसे एबनॉर्मल इनकम। हाँ सुन लो ना मजा के। इज ओके? एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में बताइए क्या दिक्कत है? हाँ क्वेश्चन 7 नहीं हुआ? आसान है। 2021 में क्या किया आपने? 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो। 2022 में 125 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दो। 2023 में एक्सक्लूडिंग 12,500 एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है, माइनस करना था, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कर लिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है भाई, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है तो माइनस कर देंगे, मतलब आपने माइनस नहीं किया था उसको। आयशा नहीं पता चल रहा? कौन सा? 7 करिए, 8 करिए, क्वेश्चन 7 करिए। एक बार ट्राई करेंगे ना एक बार, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए 8, 9, 10 जो बचे हैं वो वाले
इलस्ट्रेशंस में भी क्वेश्चंस है वो भी करेंगे और स्कैनर में भी क्वेश्चंस है उनको भी करेंगे, एवरेज प्रॉफिट वाले वो मैं सिखाऊंगा कंसेप्ट। कोई बात नहीं ना बेटा, फिर भी हिट एंड ट्रायल ट्राई करिए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सक्लूड है, मतलब माइनस नहीं किया था, तो करिए उसको। हाँ, सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, कल मैं इसका अगला पार्ट कराऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मंडे वेडनेसडे वाले बैच में हम अगला वाला पार्ट करेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इलस्ट्रेशंस sir. करनी है, इलस्ट्रेशंस करनी है और स्कैनर के क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट वाले करने हैं। अगली क्लास में मैं इसका एडवांस कंसेप्ट बताऊंगा आपको। चलिए, दैट्स ऑल फॉर